नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं के पाठ 2 वृक्ष पुराण के प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ, संक्षिप्त प्रश्नोत्तर, दीर्घ प्रश्नोत्तर और भाषा और व्याकरण का अध्ययन करेंगे। आइए देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। पर्यावरण। पर्यावरण का अर्थ क्या होता है? वातावरण। मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते हुए समझाया भी था। परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है चारों तरफ, आवरण का अर्थ होता है घेरा। अर्थात वायु का जो घेरा होता है अपने चारों तरफ, उसको क्या कहते हैं? वातावरण। नंबर 2, उद्विग्नता। उद्विग्न हो जाना यानी बेचैन हो जाना। तो उद्विग्नता का मतलब क्या होगा? बेचैनी। नंबर 3, व्यापक। व्यापक का अर्थ होता है फैला हुआ, यानी चारों तरफ व्यापक रूप में, यानी फैले हुए रूप में। नंबर 4, मान्यता। किसी धारणा पर विश्वास करना, यानी मान्यता। कहते हैं ना कि हमारे पुराने जमाने में ये मान्यता है, यानी ये माना जाता है, किसी धारणा पर हमें विश्वास करना। नंबर 5, परिक्रमा। चारों ओर चक्कर लगाना। हम बोलते हैं ना कि मंदिर में हमने भगवान के चारों तरफ परिक्रमा दे दी, यानी परिक्रमा का मतलब क्या होता है? चारों तरफ चक्कर लगाना। नंबर 6, उद्यान। उद्यान का अर्थ क्या होता है? बगीचा या बाग। नंबर 7, प्रथा। प्रथा का अर्थ होता है रिवाज। ये प्रथाएं चली आ रही है, यानी ये रिवाज चला आ रहे हैं। नंबर 8, निष्ठुर। निष्ठुर का अर्थ होता है क्रूर या निर्दयी। नंबर 9, निष्फल। निष्फल का अर्थ होता है असफल। निष्फल यानी जिसका कोई फल नहीं हो, असफल। नंबर 10, स्पर्श। स्पर्श का अर्थ होता है छूना, किसी चीज को टच करना। नंबर 11, लोकोक्ति। लोकोक्ति यानी लोकों के अंदर, लोगों के अंदर फैली हुई प्रथा या प्रचलित कोई वाक्यांश, उसको बोलते हैं लोकोक्ति। नंबर 12, विवरण। किसी बात को विस्तार से समझाना। ऐसे अपन क्वेश्चन आंसर भी करते ना, तब विवरणात्मक क्वेश्चन आंसर लिखते ना, तो उसको बोलते हैं विस्तार से, किसी चीज को विस्तार से बताना। नंबर 13, तिरस्कार करना, यानी अपमान करना या किसी का अनादर करना। नंबर 14, पुराण। अब अपने को वृक्ष पुराण, चैप्टर का नाम ही है ना वृक्ष पुराण, तो पुराण का मीन्स क्या होता है वो अपने को समझना है। प्राचीन ग्रंथ होते हैं जिनमें सृष्टि, राजाओं, ऋषियों और मुनियों के वृत्तांत, वृत्तांत यानी कहानियां हैं। इनकी संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। नंबर 15, सदाबहार। सदा यानी हमेशा, बहार यानी हरे भरे रहने वाले, सदा हरे भरे तथा फल फूल देने वाले वृक्ष। नंबर 16, अवतार। ईश्वर का किसी प्राणी के रूप में धरती पर जन्म लेना। अवतार का मतलब क्या होता है? ईश्वर है, वो धरती पर किसी प्राणी के रूप में जन्म लेता है, तो वो उसको क्या बोलते हैं? अवतार। आइए देखते हैं मौखिक प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, जिसे हम वट वृक्ष भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, जामुन को संस्कृत में क्या कहते हैं? उत्तर नंबर 2, जामुन को संस्कृत में जम्बू या फलेंद्र कहते हैं। हमने चैप्टर में पढ़ा था ना, इसको क्या बोलते हैं संस्कृत में? जम्बू या फिर फलेंद्र। नंबर 3, आम के पेड़ को कौन कहाँ से लाया था? आम के पेड़ को राम भक्त हनुमान श्रीलंका से लाए थे। अब देखिए लघु प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 1, घरों के द्वार पर किस वृक्ष के पत्तों की बंदरवार लगाई जाती है? जामुन का जो वृक्ष है उसके पत्ते, उसकी से बंदरवार बनाई जाती है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं बंदरवार होती क्या है। जैसे पत्तों को आपस में इकट्ठा करके डोरी या रस्सी से बांध के उसको हमारे घर के प्रवेश द्वार पर लगाया जाता है, तो उसको बोलते हैं बंदरवार। तो जामुन के जो पत्ते हैं उसके बंदरवार घर के प्रवेश द्वार पर लगाई जाती है, जिससे वैवाहिक जीवन होता है वो सुखी समृद्ध होता है, घर में शांति आती है और खुशियां आती हैं। नंबर 2, जामुन के पेड़ के क्या लाभ है? यानी जामुन का जो पेड़ है उससे हमें क्या क्या लाभ होता है वो इसमें बता रहे हैं। जामुन का पेड़ विशाल होता है, विशाल यानी बड़ा होता है। इसके पत्ते टसर रेशम के कीड़े खाते हैं। इसके जो पत्ते होते हैं उसके ऊपर जो टसर रेशम यानी जो कीड़े होते हैं ना, जो कि रेशम बनाते हैं, उसको खाते हैं। इसके फल सभी जीव जंतु खाते हैं। इसके जो फल होते हैं, जामुन अपन भी खाते हैं ना, फल होता है जामुन का जिसको सभी जने खाते हैं। इसके फलों से शरबत और सिरका भी बनाया जाता है।
इसके बीजों से डायबिटीज की औषधि बनाई जाती है। डायबिटीज यानी चीनी की, शुगर की जो बीमारी होती है, उसकी औषधि किससे बनाई जाती है? जामुन के जो गुठली होती है या जो बीज होते हैं उनसे। इसकी लकड़ी है खेतों के औजारों में काम आती है। जामुन की जो लकड़ी होती है उससे कृषि के जो औजार होते हैं वो इससे बनाए जाते हैं, इसकी लकड़ी से। आगे देखिए, सत्यवान की मृत्यु किस वृक्ष के नीचे हुई थी? सत्यवान की मृत्यु विवाह के 1 वर्ष बाद हो जाती है। जब वह लकड़ियां लेने जंगल में गए तो एक बरगद के वृक्ष के नीचे सत्यवान की मृत्यु हो जाती है। सत्यवान और सावित्री की कथा कहानी अपन ने सुनी थी ना, इसमें कि सत्यवान होता है, उसकी आयु होती है वो कम ही होती है, तो सावित्री के साथ उसका विवाह कर दिया जाता है। सावित्री होती है वह सदैव से पार्वती और शिव की पूजा करती है। तो एक बार वो अपने पति को लेकर लकड़ियां काटने के लिए, क्योंकि उसके सास ससुर वो लोग बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, तो वो लकड़ियां काटने के लिए जंगल में जाती है। वहां पर सत्यवान को एक सर्प डस जाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और सावित्री है वो वट वृक्ष की पूजा करती है, तो भगवान शिव के आशीर्वाद से वहां पर यमराज आते हैं और यमराज भी उसके वचनों में बद्ध होकर सत्यवान को पुनर्जीवित कर देते हैं। तो ये वाली कथा अपन ने पढ़ी थी। अब आगे देखिए संक्षिप्त प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, वट सावित्री व्रत से संबंधित कहानी संक्षेप में। अभी अपने ये कहानी पढ़ी थी तो इसको देख लेते हैं एक बार प्रश्न के रूप में। सावित्री सत्यवान की पत्नी थी। नारद जी ने सावित्री को बताया था कि सत्यवान की मृत्यु विवाह के 1 वर्ष बाद हो जाएगी। उस दिनों जंगल में उन दोनों उस दिन उस दोनों जंगल में वे दोनों आएंगे बेटा, यहाँ पे वे दोनों जंगल में लकड़ियां लेने गए थे। वहां वट वृक्ष के नीचे सत्यवान की मृत्यु हो जाती है, परंतु सावित्री द्वारा की गई वट वृक्ष की पूजा के कारण सत्यवान पुनः जीवित हो जाता है। इसलिए आज भी स्त्रियां वट सावित्री का व्रत करती हैं। अब ये वट सावित्री का व्रत करने के पीछे क्या उद्देश्य है? अपने पति की लंबी आयु। प्रश्न नंबर 2, बेल के वृक्ष के विषय में कौन सी लोक कथा प्रचलित है? अपने पाठ के अंदर पढ़ा था कि एक शिकारी हिरण का शिकार करते जंगल में भटक गया था और थककर बेल के पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। अपने चैप्टर में पढ़ा था कि जहां पर शिवलिंग होती है वहां पर बेल का वृक्ष अवश्य होता है। तो उस दिन शिवरात्रि थी। अपने बैठने के स्थान पर बिछाने के लिए उसने बेल के पत्ते डाल दिए जिसमें से कुछ शिवलिंग पर गिर गए। उसकी पसीने की बूंदी भी शिवलिंग पर जा गिरी। उसने दिन भर कुछ नहीं खाया था इसलिए व्रत भी हो गया। शिवरात्रि की पूजा की सारी क्रियाएं संपन्न हो गई और शिव जी उससे प्रसन्न हो गई। आगे देखिए, एक प्रथा के अनुसार आम के पेड़ में फल न निकलने पर क्या उपाय किया जाता है? ये कथा भी अपन ने पढ़ी थी, एक बार पुनः इसको रिवाइज कर लेते हैं। एक प्रथा के अनुसार आम के पेड़ पर फल न लगने पर पेड़ का स्वामी कुल्हाड़ी लेकर उसे काटने जाता है। वह पेड़ को धमकाता है और दिखावटी वार करता है। उसके साथी उसे रोकने का प्रयास करते हैं और ऐसा बार बार होता है। मालिक और पेड़ के बीच में लोग खड़े हो जाते हैं और पेड़ को यह बात कहते हैं कि इस बार तो हमने तुम्हें बचा लिया, पर अगली बार तुम खूब फल देना वरना तुम नहीं बच पाओगे। कहते हैं कि यह उपाय सदा सफल होता है। यानी जो स्वामी होता है वो उसको डराता है, धमकाता है पेड़ को कि अगर तुम मुझे फल नहीं दोगे तो मैं तुम्हें काट दूंगा। लोग बीच में आकर उनका बीच बचाव करते हैं और पेड़ को यह समझाते हैं कि इस बार तुम अपने मालिक को संतुष्ट कर देना फल देकर, नहीं तो यह तुम्हें काट देगा और हम भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। तो इस तरीके से जो वृक्ष है वो डर जाता है और अगली साल है वो फल बहुत अच्छे देता है। ऐसी ये मान्यता है और कहते हैं कि ये उपाय सफल भी होता है। आगे देखिए, दीर्घ प्रश्न उत्तर हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, क्या आपको नहीं लगता कि हम वृक्षों की रक्षा करते हुए भी प्रगति कर सकते हैं? अपने विचार उदाहरण के साथ लिखिए। उत्तर देखिए इसका, आज के युग में मनुष्य हर क्षेत्र में उन्नति कर रहे हैं किंतु प्रकृति मनुष्य का साथ छोड़ रही है और इसका जिम्मेदार मनुष्य स्वयं है। क्यों? क्योंकि आज मनुष्य है वो वृक्षों को अंधाधुंध काट रहा है, बिना किसी वजह के काट रहा है और बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण कर रहा है। अब जब इंसान ही वृक्षों का नहीं सोच रहे हैं तो प्रकृति कैसे मनुष्य का साथ दे सकती है? मनुष्य की प्रगति प्रकृति से जुड़ी हुई है। मनुष्य तब तक प्रगति कर सकता है जबकि प्रकृति उसका साथ देगी। अगर मनुष्य प्रकृति के साथ साथ वनों की रक्षा करे, अंधाधुंध पेड़ काटने के बजाय वृक्षारोपण के कार्य करे, पैसे बचाने के बजाय पेड़ बचाए, अगर प्रकृति हरी भरी होगी तो मनुष्य का भी विकास हो सकेगा। आगे देखिए,
अभी भी समय है, हम पेड़ों का विनाश रोके और आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करें। इस कथन पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। वृक्षों की निरंतर कटाई विश्व विनाश का सूचक है। जैसे जैसे वृक्षों की कटाई बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा बढ़ती जा रही है। यानी जो पृथ्वी है उसमें वातावरण है उसका असंतुलन हो गया है और वृक्ष पर ज्यादा गर्मी हो गई है। तो धरती पर ज्यादा गर्मी होने की वजह से ग्लोबलाइजेशन ज्यादा बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, उसके कारण धरती का तापमान है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए वृक्षों को अंधाधुंध काट रहे हैं, जिससे धरती का संतुलन बिगड़ रहा है। पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, लेकिन इन सब खतरनाक स्थितियों से आने वाली पीढ़ियां भी ग्रस्त हो रही हैं। अब धरती पर गर्मी ज्यादा बढ़ने से आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनमें कई तरीके की बीमारियां भी पैदा हो रही हैं। अतः हम लोगों को मिलकर कदम बढ़ाने होंगे और पेड़ों को विनाश को रोककर अधिक से अधिक वृक्ष लगाने होंगे। हमारे प्रयास से ही हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वो सुखी और संपन्न होगी और अनेक बीमारियों से बच भी जाएगी। हमने कभी सुना है कि हमारे जो पुरानी पीढ़ियां उनमें इस तरीके की बीमारियां, कैंसर, ब्लड शुगर, इस तरीके की कभी कोई बीमारियां हमने नहीं सुनी, लेकिन जैसे जैसे ये पीढ़ियां आगे आती जा रही है उनमें नई नई बीमारियां बढ़ती जा रही है। इसका कारण यही है कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पृथ्वी का जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है और इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम लोग ही है, क्योंकि हम पेड़ों का विनाश है वो रोक नहीं पा रहे हैं और लगातार पेड़ों को काट रहे हैं। इस चैप्टर का मूल उद्देश्य यही है कि हमें पेड़ों के विनाश को रोककर और वृक्षारोपण करें, क्योंकि पेड़ों के अंदर है वो आज भी देवता लोग निवास करते हैं। आगे देखिए, हम बढ़ते हैं भाषा और व्याकरण से संबंधित प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहले हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। नंबर क्या है? बरगद के पेड़ को संस्कृत में कहते हैं, क्या कहते हैं? वट, और अंग्रेजी में बैनियन ट्री। नंबर 6, सावित्री के पति का नाम क्या था? सत्यवान। नंबर गए, विवाह मंडप आज भी किसके पत्तों से सजाए जाते हैं? आम। बेल का वृक्ष किसका निवास स्थान माना जाता है? लक्ष्मी जी का। नंबर डे, ब्राह्मणों को भोजन किसकी छाया में खिलाया जाता है? जामुन के वृक्ष की छाया में। आगे देखिए, निम्नलिखित संवाद पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम इसको मौखिक रूप में करते हैं, ठीक है? तुम ब्राह्मणों से नाराज क्यों रहती हो? कौन किससे पूछ रहा है? यह बात कौन किससे पूछ रहा था? विष्णु जी पूछ रहे थे। किससे पूछ रहे थे? माता लक्ष्मी से। श्रोता ने इस कथन का क्या उत्तर दिया? श्रोता अर्थात सुनने वाला। अब विष्णु जी ये बात बोल रहे हैं तो सुन कौन रहा है? माता लक्ष्मी। तो लक्ष्मी ने इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया? लक्ष्मी ने इस प्रश्न का यह उत्तर दिया कि मेरा जो घर है वो बेल का वृक्ष है, तो लोग है वो शिवलिंग के ऊपर बेल के पत्ते चढ़ाते हैं और वो मेरा घर नष्ट करते हैं। अगर वही मेरे घर को उजाड़ते हैं तो मैं उनके घर में क्यों रहूं? यह संवाद किस वृक्ष के बारे में हो रहा है? उस वृक्ष की दो उपयोगिता बताइए। यह संवाद बील के वृक्ष के बारे में हो रहा है। उस वृक्ष की दो उपयोगिता यह है कि उसके वृक्ष के जो फल होता है उसका मुरब्बा और रस बनाया जाता है और यह वृक्ष शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यांशों को सही मिलान करके पूरा कीजिए। नंबर है, बरगद एक क्या है? सदाबहार पेड़ है। नंबर 6, आम का वृक्ष भारत में 1000 वर्षों से पाया जाता है। नंबर ग, बेल के गूदे का शरबत बहुत स्वादिष्ट होता है। नंबर 6, बादलों के देवता मेघ ने धरती पर जामुन के रूप में अवतार लिया था। नंबर ड, वृक्षों की रक्षा हमें परिवार के सदस्यों की तरह करनी चाहिए। अब नीचे देखिए, शब्दों से, वाक्यों से और मेरे विचार से ये प्रश्नोत्तर अभी अपन ने पढ़े थे, इनका सार ग्रहण किया था और इन्हें समझा था। आइए भाषा और व्याकरण से संबंधित हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, नीचे दी गई तालिका को तत्सम और तद्भव शब्दों से पूरा करते हैं। सबसे पहले तो हम तत्सम और तद्भव का अर्थ समझते हैं। तत्सम, तत् यानी उसके सम यानी समान। किसके समान? संस्कृत के समान। तो संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में वैसे के वैसे काम में लिए जाते हैं, उनको बदला नहीं जाता, तो उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। और तत्सम शब्दों को बदलकर हिंदी में काम में लिया जाता है, उसको कहते हैं तद्भव शब्द। अब जैसे वर्ष, ये क्या है? तत्सम शब्द है। संस्कृत में बोलते हैं वर्ष और हिंदी में इसको रूपांतरित किया जाता है बरस, यानी कितने बरस बीत गए। बरस को संस्कृत में क्या बोलते हैं? वर्ष। तो कई बार हम हिंदी में वर्ष शब्द भी काम लेते हैं, तो ये क्या है? तत्सम शब्द। नंबर ख, पत्र, पत्ता को
क्या कहते हैं? पत्र। संस्कृत में कहते हैं पत्र। तो ये तत्सम शब्द हो गया पत्र और तद्भव हो गया पत्ता। नंबर गए आम्र। आम्र संस्कृत का शब्द है जिसको हिंदी में भी काम में लिया जाता है। आम होता है तद्भव शब्द जो हिंदी का शब्द है, और संस्कृत का होता है आम्र। तो तत्सम शब्द हो गया आम्र और तद्भव गया आम। घ पूर्व। पूर्व का अर्थ होता है पहले। पूर्व तत्सम शब्द है और पहले है वो तद्भव शब्द है। ड़ कीट। कीट का मतलब होता है कीड़ा। कीड़ा तद्भव शब्द है और इसका संस्कृत शब्द यानी तत्सम शब्द क्या आता है? कीट। नंबर 6 जम्बू। ये अपन ने पढ़ा था कि जामुन को संस्कृत में क्या कहते हैं? जम्बू या फलेंद्र। तो तत्सम शब्द क्या हो गया? जम्बू और तद्भव हो गया जामुन। नीचे देखिए निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाइए, यानी शब्द दिए हुए हैं उनसे हमें भाव बताना है। पारंपरिक। पारंपरिक से क्या शब्द समझ में आ रहा है? परंपरा। वर्णित, वर्णन करना। उद्विग्न, उद्वेग। स्वाभाविक, स्वभाव। मनोरंजक, मनोरंजन। प्रचलित, प्रचलन। आगे देखिए संधि विच्छेद करना। सबसे पहले तो देखिए जब दो ध्वनियां आपस में मिलकर एक नया रूप बनाती है तो उसे हम संधि कहते हैं। कि दो वर्णों के मेल से जब कोई विकार उत्पन्न होता है और एक नया वर्ण बनकर आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। नीचे देखिए नंबर का कालांतर। कालांतर का मतलब काल प्लस अंतर। इसको हमने तोड़ा है तो बना काल प्लस अंतर, अर्थात ए प्लस ए मिलकर क्या बना? आ। तो यहाँ पर कौन सी संधि बन रही है? अपनी दीर्घ संधि, क्योंकि आ है वो दीर्घ वर्ण है। तो यहाँ पर कौन सी संधि बन रही है? दीर्घ संधि बन रही है। दीर्घ संधि किस संधि के अंतर्गत आती है? स्वर संधि के अंतर्गत आती है। नंबर 6 परंपरा अनुसार। तो इसमें परंपरानुसार, तो परंपरा प्लस अनुसार। यहाँ पर देखिए परंपरा में आ वर्ण आ रहा है और अनुसार में प्रथम वर्ण है वो ए आ रहा है। तो आ और ए मिलाकर परंपरा, परंपरानुसार, यानी ये आ और ए मिलकर आ में कन्वर्ट हो गया, इसलिए यहाँ भी दीर्घ संधि होगी। नंबर गए देखिए हिमालय। हिम प्लस आलय। हिम का अर्थ होता है बर्फ, आलय का अर्थ होता है घर, यानी बर्फ का घर। हिमालय पे बर्फ जमी रहती है इसलिए हमें इसको बोलते हैं हिमालय। हिम अ प्लस आ बराबर आ, हिमालय। ए प्लस आ आएगा बेटा, यहाँ पे ए प्लस आ आएगा, यहाँ पर आ कर लीजिए आप। ए प्लस आ बराबर आ, तो हिमालय। यहाँ पर भी अपने दीर्घ संधि बनती है। आगे देखिए लोकोक्ति, यानी लोक में फैली हुई उक्ति। लोक प्लस उक्ति। अब यहाँ पर ए प्लस उ बराबर ओ बन रहा है। ओ कौन सी संधि में बनता है? गुण संधि में। गुण संधि में बनता है ए ओ अर। तो यहाँ पर अपने पास बन रहा है ओ। इस संधि की ये पहचान है कि यहाँ पर एक मात्रा लगती है, जहां पर दो मात्रा लग जाती है वहां पर वृद्धि संधि होती है। यहाँ अपने पास एक एक मात्रा लगी हुई है प्रत्येक वर्ण पर, तो यहाँ पर क्या आएगा? गुण संधि आएगी। नेक्स्ट देखिए ड़ अत्याचार। अब यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए अत्याचार में तय आधा आ रहा है अपने पास, आगे आ रहा है या। तो या शब्द बन रहा है, इसका मतलब ये यण संधि है। मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि यण संधि में ई का य बन जाता है। ई का य, उ का व, री का रे। तो यहाँ पर अपने को यह समझ में आ गया, यहाँ पर ई आएगा क्योंकि यह है, इसका मतलब ई आएगा। तो जो आधा वर्ण होता है उसके ऊपर ई की मात्रा लग जाती है, तो क्या बना अपने पास? अति। प्लस या है वहां पर आ जाएगा अपने पास आ, आचार। अति प्लस आचार, अत्याचार। उम्मीद करती हूँ आपको यह संधि समझ में आई होगी। हमने पूरे चैप्टर का सार ग्रहण कर लिया है, वृक्षों के महत्व के बारे में समझ लिया है, प्रश्नोत्तरों को भी समझ लिया है, भाषा ज्ञान भी कर लिया है, इसका जो कार्यपत्रिका मूल्यांकन है वो भी हमने पढ़ा है। तो उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसको कक्षा टेस्ट के लिए याद कर लीजिए। धन्यवाद।